इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान पर बड़ा अटैक किया गया। यह बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहा है इजराइल। हिजबुल्लाह की एक और सुरंग को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। बेरूत के साथ कई दूसरे शहरों पर भी हमला किया गया है। कायर शहर में बीती रात बमबारी की गई थी और साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने कई इमारतों को भी निशाना बनाया है इस हमले के दौरान। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेरूत के साथ कई दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है और टायर शहर में बीती रात बमबारी देखने को मिली थी। इसके बाद से ही आईडीएफ का यह ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। तो इजराइल का दक्षिणी लेबनान में यह बड़ा अटैक देखने को मिला है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ने बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी इजराइल ने की है। हिजबुल्लाह को लेकर लगातार अपने टारगेट अब इजराइल सेट करता जा रहा है। ईरान पर भी इजराइल का हमला देखने को मिला था, उसके बाद अब यहां पर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है। अभी हाल ही में इजराइल की तरफ से ईरान पर एक बड़ा अटैक किया गया था, लेकिन अब खबर यह मिल पा रही है कि ईरान पर एक बार फिर से हमला करेगा इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से लिया जाएगा। इजराइल कैबिनेट ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब एक बड़ा अटैक यहां पर ईरान पर देखने को मिल सकता है। और यहां पर नेतन्याहू के घर पर ईरान की तरफ से जो हमला किया गया था, जिसमें 3 ड्रोन दागे गए थे बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर, उस समय गनीमत यह थी कि उनकी जान बच गई थी क्योंकि उस समय घर पर वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अब एक बार फिर से इजराइल ने यह कही है बात कि ईरान पर एक बार फिर से हाई इंटेंसिटी अटैक देखने को मिलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से धमकी ईरान को दे दी गई थी, ऐसा अटैक होगा आपके साथ साथ पूरी दुनिया इस अटैक को देखेगी। उसके बाद हालांकि सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन अमेरिका की पेंटागन सिक्योरिटी से आउट हुई। उसके बाद अब ईरान पर इजराइल ने हमला किया और एक बार फिर से इजराइल की तरफ से रिटेलिएट करते हुए एक और हमला देखने को मिल सकता है। ईरान पर यहां पर फिर से इजराइल हमला कर सकता है, जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बात कही गई है कि हमला जोरदार होगा। अब ऐसे में ईरान पर एक बार फिर से इजराइल हमला करेगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वागत है ब्रह्मदीप जी जनतंत्र टीवी पर आपका। ब्रह्मदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ब्रह्मदीप जी जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ चुके हैं आप, और साथ ही यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ईरान की तरफ से जो अटैक देखने को मिला था, जिसमें 3 ड्रोन दागे गए थे ईरान की तरफ से, उसके बाद अब ईरान पर एक हमला तो इजराइल ने कर दिया है और बताया जा रहा है कि एक और हमला इजराइल अंजाम दे सकता है, एक और हमले को, और यह हाई इंटेंसिटी अटैक होगा। देखिए, मध्य पूर्व की स्थिति बहुत नाजुक हो रही है और जब इस्लामिक देशों के जो संगठन है उन्होंने जो जिस प्रकार से इजराइल को धमकी दी है, इजराइल को चेताया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी कदम को उठाने से बचे, वहां पर यदि अब इजराइल ने हमला किया तो इससे एक नया संकट पैदा हो सकता है और जो दुनिया भर के जो देश हैं जो युद्ध को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके सामने एक नई चुनौती आ सकती है। क्योंकि अब इजराइल का हमला क्या उसके तेल डिपो पर होगा, गैस संयंत्रों पर होगा, परमाणु संयंत्रों पर होगा, बिजली संयंत्रों पर होगा, क्योंकि इस सब से जो है सऊदी अरब भी डरा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी विकास परियोजनाएं चल रही है और इससे यदि मध्य पूर्व अस्थिर होता है तो बहुत बड़ा संकट हो सकता है। तो कुल मिलाकर यदि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अब वो हमला करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा संकट वाली चीज है। बिल्कुल। यहाँ पर अलूनी साहब, अमेरिका की तरफ से कहा गया था ईरान को कि अगर आप गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं तो इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया आप उसका जवाब मत दीजिए, लेकिन यहाँ पर इजराइल अब ये कह रहे हैं कि एक और अटैक हम करेंगे। अब क्या संभावनाएं ये बन रही हैं आपके आकलन के हिसाब से कि ये अटैक
परमाणु संयंत्र पर हो सकता है या फिर गैस प्लांट पर हो सकता है? क्योंकि पहला जो अटैक देखने को मिला ब्रह्मदीप अलोने साहब, वो तो ना तो परमाणु संयंत्र पर था, नॉर्मल अटैक वो था, इसमें डिफेंस एयरबेस को निशाना बनाया गया था इजराइल की तरफ से। देखिए, दुनिया में किसी भी देश को अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत होती है। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो ईरान है वो कूटनीतिक कंगाली से गुजर रहा है। उसके किसी भी देश से ऐसे संबंध नहीं है जो उसके साथ खड़ा हो जाए, जैसे इजराइल के साथ अमेरिका है। हाँ। और ईरान ने न केवल इजराइल से दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन उसके साथ साथ उसने जो खाड़ी के अन्य देश है उन्हें भी धमका चुका था कि यदि किसी ने एयर स्पेस इजराइल को उपलब्ध करवाया तो वो हमारा दुश्मन होगा। कुल मिलाकर जो सुन्नी दुनिया है वो तो हमेशा ईरान से आशंकित रहती ही है, लेकिन ईरान जो है वो किसी से भी पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी, पाकिस्तान कभी भी उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका का सहयोगी है। अजरबैजान लगता हुआ जो देश है मुस्लिम देश है, लेकिन वो इजराइल का सहयोगी है। तो ऐसे में ईरान अब ट्रैक में फंस गया है, उस ट्रैप में जिसका इंतजार अमेरिका और इजराइल कई दशकों से कर रहे थे। और क्योंकि मध्य पूर्व का एक ऐसा देश है जो कई दशकों से अमेरिका को आंखें दिखाता रहा है, तो अब ऐसे में ईरान जो है वो बिल्कुल टारगेट पे है, ये अवसर मिला है। और अमेरिका, देखिए अमेरिका की कूटनीति बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो एक तरफ इजराइल की सहायता करता है और इजराइल पर हमलों का बचाव भी करता है, दोनों चीजें कर रहा है कि उसने इस्लामिक दुनिया में एकता भी नहीं स्थापित होने दी है और दूसरी तरफ वो इजराइल की मदद भी करता रहता है। तो ऐसे में ईरान निसंदेह आने वाले समय में टारगेट बन सकता है, जब तक कि खुमैनी को वहां से सत्ता से हटा नहीं दिया जाता। क्योंकि खुमैनी जब से आए हैं तब से अमेरिका से ईरान के संबंध बद से बदतर हो गए और मुझे लगता है कि खुमैनी को हटाना न केवल अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है, लेकिन सुन्नी दुनिया भी चाहती है कि वो हटा दे। बस इसमें एकमात्र मजबूरी जो मुझे नजर आती है ईरान का जो तेल भंडार है, क्योंकि ईरान जिन देशों को तेल देता है तो चीन को देता है। 22% जो ऑयल है वो चीन उससे आयात करता है। उसके बाद जो खास सहयोगी अमेरिका के भारत, दक्षिण कोरिया और जापान, ये 3 देश जो है वो ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदते हैं। अब यदि ईरान का ऑयल बाधित हो जाता है तो इसका प्रभाव अमेरिका के रणनीतिक सहयोगियों पर पड़ेगा, मतलब जापान, दक्षिण कोरिया और भारत के। तो मुझे लगता है कि जो इजराइल का जो हमला है वो उसके तेल संयंत्रों पर नहीं होगा, क्योंकि यदि तेल संयंत्र पर होगा तो दुनिया में फिर महंगाई बढ़ सकती है, अमेरिका में चुनाव है। तो ऐसी जो कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो इजराइल को रोक देगी ऐसी हमला करने पर। लेकिन हाँ, इजराइल का हमला हो सकता है खामनेई जहां पर रहते हैं वहां के राष्ट्रपति के भवन पर हो सकता है। ऐसे कुछ टारगेट हो सकते हैं जिनको इजराइल निशाना बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परमाणु संयंत्र या तेल संयंत्र उसका निशाना बनेंगे। जी, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं सर? क्योंकि इजराइल की तरफ से जब पहला अटैक ईरान पर किया गया तो उसे ये देखा जा रहा था, एक नजरिया ये था खबरों के अनुसार, जो कि खबर हम दर्शकों को बता रहे कि ये सांकेतिक हमला था, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बात कही गई थी कि हमारे गैस भंडारण पर हमला न किया जाए, परमाणु संयंत्र पर हमला न किया जाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला न किया जाए, और इन तीनों ही चीजों पर हमला इजराइल की तरफ से नहीं किया गया था। तो अब देखने को यह मिल रहा था कि इजराइल की तरफ से शो करने के लिए हमला किया गया। बताता हूं, जब सीरिया में एक ईरानी कंसुलेट पे हमला हुआ था और कुछ IRGC के गार्ड मार दिए गए थे, हालांकि ये कुछ पुष्टि नहीं हो पाई थी कि ये हमला इजराइल ने ही किया है। ठीक है, ईरान ने उस टाइम पे पलटकर वार किया इजराइल पे और 130 मिसाइल दागे इजराइल के ऊपर, जो कि पूरे इनके सेंट्रल इकोनॉमिक जोन पे गिरे थे, जो एक सिंबॉलिक हमला था, ऐसा मैं मानता हूँ, दिखाने के लिए एक फेस सेविंग कि भाई हमने हमला भी कर दिया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अभी 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया, 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, तो इजराइल ने बोला कि हम अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से, अपने वक्त पे, अपने स्ट्रेटेजी से, अपने टैक्टिक से हम जवाब देंगे और जवाब निश्चय 100% मिला जाएगा। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि इजराइल टेक्नोलॉजी के जरिए अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल के पास इतना दमखम है, इतनी ताकत है कि वो टेक्नोलॉजी से ही
इजराइल के ईरान का एक ब्लैकआउट कर दे, पूरे सर्वर हैक कर दे, उनके एटीसी सर्वर सब कुछ हैक हो जाए, तो यानी कि बिल्कुल अगर इजराइल का जहाज भी ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजरता है, ईरान को खबर भी नहीं होगी। तो कई सारे स्ट्रेटेजिस्ट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है इजराइल अपने तरीका बोला है तो वो तरीका टेक्नोलॉजी का तरीका हो। 16 अक्टूबर को इजराइल का पूरा प्लान था कि ईरान पे हमला कर दे। उन्होंने कुछ दस्तावेज अमेरिका के पास भेज रखे थे, और वो अमेरिका नहीं चाह रहा था कि इजराइल उस टाइम पे हमला करे, क्योंकि 5 नवंबर बिल्कुल करीब है, अमेरिका के इलेक्शन होने हैं, इस पे अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर असर पड़ता। कुछ दस्तावेज लीक हो गए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका ने ही ये दस्तावेज शायद लीक करे होंगे। लेकिन अभी देखिए 25 अक्टूबर को की हमने खबर मिली कि इजराइल ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, और हालांकि ईरान कह रहा है कि ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं है उनके ऊपर, लेकिन जाहिर सी बात है अगर एक फाइटर जहाज, एक फाइटर विमान भी आता है वो काफी है तहस नहस पहुंचाने में। यहाँ पे तकरीबन रिपोर्टों के मुताबिक 100 फाइटर विमान आए थे, F-35, F-16 और IRGC की बिल्डिंग हम के वीडियो वायरल हुए थे गिरते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए। बिल्कुल। और ईरान ने भी कहा कि कुछ नुकसान उनको हुआ नहीं है। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ईरान पलटकर वार करेगा इजराइल के ऊपर। उन्होंने पहले 2-3 महीने पहले अयातुल्लाह खमीनी ने बोला कि हम इजराइल पे हमला करेंगे, लेकिन उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पेशकिन साहब ने कहा कि नहीं, अगर ईरान हमला करता है तो इसमें नुकसान ईरान का भी होगा, तो इसमें ईरान को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो अभी रुक जाइए, थम जाइए। लेकिन बाद में 2-3 महीने पहले जब 1 अक्टूबर को हमने देखा कि ईरान ने हमला कर दिया है, तो प्रेसिडेंट पेशकिन का ही एक्स फॉर्मली ट्विटर पे बयान आया कि ये तो केवल एक ट्रेलर है, अगला दूसरा हमला और भी भीषण होगा। लेकिन अगर इजराइल ने कुछ जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ ऐसे संकेत नहीं आए हैं कि वो वापस रिटेलिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन उनके जो प्रॉक्सी है, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया या हमास हो गए, तो वो इसमें शामिल है। हिजबुल्लाह ने 5 रेजिडेंशियल इलाकों में इजराइल के हमला भी किया था कल, और ये लगातार ये जो अभी देखिए अभी फिलहाल जो वॉर थी वो एक स्टेट एक्टर वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर थी। स्टेट एक्टर कौन हुआ? जो इजराइल, जो नेशन, एक कंट्री हो गई, एक गवर्नमेंट हो गई, और नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हुई, ये नॉन स्टेट एक्टर हो गए। अगर अब डायरेक्ट आमना सामना होता है तो ये बहुत भीषण होगा। और अगर जमीनी लड़ाई की बात करें, देखिए ईरान और इजराइल का कोई ऐसा बॉर्डर है नहीं, लेकिन लेबनान, इजराइल ने लेबनान पे अपने टैंक डाल दिए थे, कुछ ऐसा कहा भी जा रहा था रिपोर्टों के मुताबिक कि उनके कुछ टैंक लेबनान के अंदर भी घुस चुके हैं। और अब तक हवाई लड़ाई थी, मिसाइल्स, एयर स्पेस से लेके, तो ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान ने तो अपने रक्षा बजट भी बढ़ा दिया था 2-3 दिन पहले कि भाई इतना मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर क्या दोबारा इजराइल हमला कर सकता है ईरान पर? अगर करता है तो क्या इस पूरे मध्य पूर्व इलाके में क्या रीजनल वॉर की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी, या भी हो चुकी है रीजनल वॉर की कंडीशन? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा ही इंटेलिजेंट सवाल है। देखिए, अमेरिका ने इजराइल को कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ या ऑयल रिफाइनरी की तरफ हमला मत करना। इजराइल ने वो ऑनर किया। इजराइल ने केवल मिलिट्री टारगेट्स को ईरान के वहां पे निशाना बनाया, ऑयल रिफाइनरीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाया। लेकिन क्या इजराइल दोबारा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर? जी हाँ, अगर वो प्रोवोक करेंगे तो इजराइल दोबारा हमला कर सकता है, उसके पास वो दमखम तो है। और लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो नहीं चाहेगा कि वो ईरान पे और दूसरा हमला करना, वो रिफ्रेन करेगा। और अगर कुछ जवाबी कार्रवाई होती है तो जी हाँ, इजराइल वो कर सकता है। लेकिन मैं ये बात कह दूं आपको कि आग दोनों तरफ से बराबर की लगी हुई एक तरीके से, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने उसमें कि भाई हम लड़ेंगे। 1979 से पहले ईरान में जब शाह ऑफ ईरान थे, इनके ताल्लुकात वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़े अच्छे थे। लेकिन जब अयातुल्लाह खमीनी की गवर्नमेंट आई तो वो थोड़ी कट्टरपंथी की तरफ थी,
तो उनके हालात वेस्टर्न पावर से बिगाड़ने लग गए, और वही हम नतीजा आज की तारीख में हम देख। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार है, अच्छी समझ रखते हैं विदेश मामलों की। तो अलूने साहब, क्या लगता है आपको, अब इतनी सेंसिटिव परिस्थितियां दोनों देशों के बीच में हैं और पूरे मध्य पूर्व इस समय एक जद्दोजहद के बीच में नजर आ रहा है, अगर नजर घुमाकर देखा जाए, यहाँ पर कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग की गुंजाइश अभी भी बची है या क्षीण हो चुकी है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग की बहुत गुंजाइश बचती है, क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है, यहाँ पर रूस, चाइना, अमेरिका सभी के हित हैं, और यदि इन हितों पर किसी भी प्रकार से टकराव होता है उसका, तो उसका प्रभाव इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। तो न तो अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था, भूमध्य सागर को यदि बाधित कर दिया ईरान ने, तो तेल कहाँ जाएगा? भारत जैसे देश जो है वो तेल के लिए तरस जाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में जो है, यही जो देश है ये बीच का रास्ता निकालेंगे, और चूंकि चीन ने बहुत ज्यादा वहां पर सऊदी अरब से लेके पूरे मध्य पूर्व में अब उसका जो रास्ता है वो पूरा गुजर रहा है, बेल्ट एंड परियोजना का अरबों रुपया उसने वहां पर लगा रखा है। तो ऐसे में इजराइल को रोकने की पूरी कोशिशें होगी, और मुझे लगता है कि अमेरिका इसीलिए दबाव बना रहा है इजराइल पर, और इजराइल को इसलिए भी अमेरिका की सुनना पड़ेगी क्योंकि जो इजराइल के पास हथियार है, मॉरल सपोर्ट है, राजनीतिक हो, सामरिक हो, वो सभी तो अमेरिका से मिलता है। तो एक देखिए, दो चीजें होती है, एक युद्धोन्माद होता है और एक युद्ध होता है। ये सीधा युद्ध अभी होने में समय लगेगा, मुझे नहीं लगता कि सीधा युद्ध होगा दोनों देशों के बीच, ईरान और इजराइल के बीच। अभी युद्धोन्माद का दौर चल रहा है, दोनों एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहते हैं, और यही कारण है कि अब चूंकि इजराइल जो है वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, यदि 2100 किलोमीटर दूर से ईरान उसको निशाना बना सकता है, और वो यदि अपना बचाव नहीं कर पाएगा तो आने वाले समय में ऐसे हमले लेबनान से होने लगेंगे, मिस्र से होने लगेंगे, सीरिया से होने लगेंगे। इसके कारण इजराइल को अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जिस बात को ईरान को समझना चाहिए, ईरान पिछले तकरीबन 35 सालों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, उसके बावजूद उसने जो भी हथियार जमा किए हैं, लेकिन उसके हथियारों को दुनिया जानती है। वहीं पर इजराइल ने अपने आप को सामरिक तौर पर कैसा समृद्ध किया है, ये दुनिया अभी जानती ही नहीं है कि इजराइल के पास कौन से हथियार है। और जो देश दुनिया भर के कई बड़े बड़े राष्ट्रों का हथियार बेचता हो, निर्यात करता हो, ऐसे देश को, इजराइल को ईरान यदि धमकाने की कोशिश करता है तो ईरान के लिए भारी पड़ सकता है। इसका कारण यह भी है कि ईरान की जो आंतरिक स्थिति है वो भी बहुत खराब है। वहाँ के जो युवा है वो खामने का वैसे ही विरोध करते हैं, वहाँ की महिलाएं खामने का विरोध करती है, और अब यदि ईरान पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाएंगे तो फिर ईरान उससे उभरेगा कैसे? तो ऐसे में ईरान हो या इजराइल हो, एक सीमा तक इन दोनों देशों का युद्ध हो सकता है। इससे ज्यादा होने की यदि गुंजाइश बढ़ती है तो उससे वैश्विक हित प्रभावित होंगे, और वैश्विक हितों को दरकिनार ये दोनों राष्ट्र नहीं कर सकते क्योंकि इनके हित भी उनसे जुड़े हैं। तो मुझे लगता है इस युद्ध में अभी संभावना है कि आने वाले समय में इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है जी। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर हैं और एक अच्छी पकड़ है बात अगर करें, चाहे विदेश मामलों की बात अगर करें रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। ऐसे में मोहम्मद अली शाह साहब, देखिए, आज का समय एक ऐसा समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि ये समय जो है वो युद्ध का समय नहीं है। अब ऐसे में, और आज का समय एक इस तरीके का समय जब सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक देश में या फिर दुनिया के किसी हिस्से में कुछ होता है तो उसका प्रत्याशित अप्रत्याशित तौर पर पूरे विश्व पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब ऐसे में अगर ऐसी दो कंट्रीज जो आपस में इनटू दी वॉर इंडल्ज्ड हैं और उसमें ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सभी इकोनॉमी को आगे आने वाले समय के लिए क्या सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही देश, एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देख लिया जाए, दूसरा यहाँ पर गैस और तेल भंडारण के हिसाब से देख लिया जाए, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बानगी तो देखने को मिली थी अभी जब गतिरोध शुरू हुआ, 4% का उछाल कच्चे तेल के दाम में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने। देखिए, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने भी जब 2-2.5 साल पहले जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था, तब उस टाइम पे कहा था कि जंग में किसी का फायदा नहीं होता है, कोई किसी जीत नहीं होती, सबका नुकसान ही है, सबकी हार ही है। तो उस टाइम पे उन्होंने अपील की थी कि इस जंग को खत्म करते हैं, जब एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर निकला था एक बीच में।
तो उसी बात को मैं यहाँ पे कोट करूंगा कि देखिए यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है, नुकसान दोनों का होगा। इकोनॉमी दोनों के पीछे जाएगी और तकरीबन 20-25 साल इकोनॉमी पीछे जाएगी। जो इनके देश एडवांस कर रहे हैं उतने ही पीछे जाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। अमेरिका कतई नहीं चाहेगी कि अभी इजराइल ईरान के रीजन में कुछ बमबारी, गोलीबारी, खून खराबा, लड़ाई और हो, क्योंकि इससे अमेरिका इलेक्शंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे हमारे ताल्लुकात इजराइल से बड़े अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात वहीं पे ईरान और लेबनान से भी अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात यहाँ पे रूस और यूक्रेन से भी अच्छे हैं। बिल्कुल। अब बात ये है, इतना पेचीदा मामला हो जाएगा जब अगर यूक्रेन, रूस और चीन ऑफिशियली फॉर्मली इस जंग के अंदर आएंगे। अभी फिलहाल जो है रूस जो है वो गोलीबारी, हथियार, असला सप्लाई कर रहा है हिजबुल्लाह को। लेकिन अगर हम इस लॉजिक से देखें कि दोस्त कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बिल्कुल, यानी कि अगर ईरान की नहीं बनती है अमेरिका से, चीन की नहीं बनती है अमेरिका से, रूस की नहीं बनती है अमेरिका से, ये सारे राष्ट्र अगर एक साथ एकजुट हो जाएं तो ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा मामला हो जाएगा। और अमेरिका ये बात भी समझ रही है और ऑन द वर्ज, चाहे चीन का क्या फोकस है, चीन का फोकस है कि बस ताइवान के ऊपर हमला मौका ढूंढ के कर ले। रूस का क्या फोकस है, रूस का फोकस है कि भाई यूक्रेन को खत्म करे, बस वो जंग खत्म करे, उसको मिटा दे। और एट द सेम टाइम ईरान ने सपोर्ट भी मांगा है रूस से। तो अब बात ऐसी है कि इतना ज्यादा पेचीदा मामला हो रहा है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर की जो घटना घटी इजराइल के अंदर, जो हमास ने किया, वो इसमें तो कोई शक किसी को है भी नहीं कि ये आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतवादी घटना थी, जो कि बदकिस्मती से इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटकर जो गाजा पट्टी पे वार किया, 42,800 से ज्यादा लोग मार दिए, जहां तक ज्यादातर खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, सिविलियंस, निहत्ते, मजलूम, लाचार, वो भी गलत हुआ क्योंकि हमास ने ह्यूमन शील्ड के तौर पे इनका इस्तेमाल किया। हमास ने अस्पतालों के नीचे, स्कूल के नीचे सुरंगें खोद रखी हैं, उनपे से छाटना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा हमास। लेकिन ये कोलैटरल डैमेज कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा कोलैटरल डैमेज तो जो लोग इजराइल के भी पक्ष में थे, इजराइल के मित्र थे, इजराइल के, अब कुल मिलाकर देखने की बात तो ये होगी कि इजराइल का अगला स्टेप टुवर्ड्स द ईरान क्या रहेगा, ये देखने की बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर अली हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद अली शाह और साथ ही ब्रह्मदीप अलून साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनतंत्र टीवी के साथ आप जुड़े और साथ ही समय आपने दिया। अब देखने की बात होगी कि इजराइल की तरफ से जो एक बार फिर से अटैक करने की बात कही गई है, किस तरीके से इजराइल रिटेलिएट करते हुए अगेन अटैक करता है ऑन द ईरान, ये भी देखने की बात है। और यहां पर अगर अटैक दोबारा फिर से होता है, क्या एक रीजनल वॉर को झुलसा देने वाली चिंगारी पैदा होती है, ये भविष्य के गर्भ में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।